Hello, I'm audible to you, bacha. Good evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to everyone. कैसे हो भाई? गुड इवनिंग सर। Good evening. क्या हाल है जैद? सर फाइन। गुड Fine. इवनिंग सर। चलिए. गुड इवनिंग सर। Good evening, बेटा. Good evening. ओके जी. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हेरिडिटी वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था और लास्ट में बच्चा लोग हमने कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे कि होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये कुछ टर्म्स पे हमने ओवर किया था इस चैप्टर को। और उसके अलावा फिनोटाइप्स क्या हैं, जीनोटाइप्स क्या हैं, ये सारी टर्म्स ऐसी थी जिन पे हमने लास्ट में छोड़ा था। एलिल्स क्या होती हैं, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, वेट, थोड़ा सा लैग कर रहा है। But I'm audible to you? यस सर। Yes, Yes. sir. मुझे लगा कि शायद नेटवर्क इशू की वजह से लैग कर रहा है ये थोड़ा सा। तो ये सारी टर्म्स को हमने डिस्कस किया था, और इसमें लास्ट में जो हमारे कुछ टॉपिक्स जो बच रहे थे, कुछ पॉइंट बच रहा था। एक तो इवोल्यूशन वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा बच रहा है इसमें, और उसके अलावा हम बात करेंगे डीएनए की। तो डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल। उसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड देन इवोल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज हैं, और कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज रखी इवोल्यूशन के बारे में, उनको डील करें। थोड़ा सा ही लैग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. एक मिनट वेट बेटा, एक मिनट.
बोल रहे हो?
चलो, ऑडिबल टू यू अगेन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड इवनिंग सर। इशू रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम बेटा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। वेट आई एम स्टार्टिंग। बेटा मैं बात बता रहा था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इन टर्म्स को, याद है? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, Yes, sir. ये Yes, सारे sir. terms जो कि हाँ Yes. एलील हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। यहाँ पे हमने छोड़ा था इस चैप्टर को। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, ये सारी टर्म्स जो थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके आगे से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं हमारे, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। ठीक है, इनके कंडीशंस क्या थी इनको करने के लिए, मेंडल्स के जितने भी जो लॉस थे वो क्या क्या निकले इनसे, सभी को डिस्कस किया। फिर आगे आता है डीएनए। जो इसके अंदर है डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और इस डीएनए पे या डीएनए के बनने की प्रोसेसेस तो खैर अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं क्लास 10th में। तो डीएनए होता क्या है? डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, और जो मेडअप होता है किससे? कई न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मिलकर इनको बनाते हैं, राइट? पॉलीमर है, इसलिए डीएनए को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से भी जानते हैं। कोई बताएगा मुझे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? सर न्यूक्लियस से रिलेटेड या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना की हो। आवाज कम आ रही है, ऐसा क्यों? एक मिनट, वॉइस कैसे कम आ रही है? सर अब आ रही है ठीक? हाँ हाँ अभी ठीक है। यस सर। सर न्यूक्लियोटाइड में भी मतलब जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो। हाँ ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे, न्यूक्लियोटाइड्स जो बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बेसिकली जैसे आपके शुगर मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप आ गया। हमारा जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए को आप क्या बोलते हो? डीएनए का अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा नाम है, Deoxyribonucleic acid. करेक्ट, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका कंप्लीट नेम हो गया। सर वो जो कनेक्ट करने के लिए जो डॉट से सर जब बनाते हैं हम सर, हाँ हाँ वो सर भी वही उसके, होते हैं ना? हाँ बेटा देखो, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है शुगर को,
ठीक है, ये पेंटोस शुगर होती है। Yes. तो न्यूक्लियस बन किससे रहा है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो न्यूक्लियस को बनाने वाले, न्यूक्लियस को, डीएनए को बनाने वाले, एक मिनट बेटा, डबल हीलियस में सर जब कनेक्ट करते हैं दो डीएनए स्ट्राइप्स को सर, वो वाले ना? आवाज आ रही बेटा? हेलो? यस सर। हेलो? यस सर। हेलो? सर आ रही है अब आवाज? हेलो? सर हेलो सर। Hello. सर आप सुन पा रहे सर हैं? आवाज आ रही है क्या? सर क्या है, आवाज नहीं आ रही इसमें? क्या दे गए आप? आवाज ही नहीं आ रही इसमें। सर आ रही है अब? हेलो? 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 सर आवाज आपकी आ रही है, हमारी आवाज आ रही। सर अब आपकी कम हो गई। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बच्चों की Yes. मुझसे नहीं आ रही। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। बच्चों की आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। एक मिनट बेटा, सर थोड़ी कम करोगे? बेटा दोबारा बोलो एक बार। सर अब आ रही है क्या? सर आ रही है आवाज? सर हाँ आ अभी रही है? ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड। सर आपकी कम हो गई। मेरी कम हो गई? मैं तेज बोल लूंगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। सर अब आ रही है। अभी ठीक है, मैं तेज बोल दूंगा। अभी ठीक है। तो भाई न्यूक्लियोटाइड हमने पूछा था कि ये जो डीएनए है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। हमने बोला कि दैट इज अ पॉलीमर व्हिच इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। बेटा पॉलीमर एक वो बनता है जब हम बोलते हैं ना कि मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर समझते हो ना, कि कई Yes, स्मॉलर यूनिट्स जो होती हैं वो जब जुड़ती हैं तो मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं। कई छोटी यूनिट जो होती है, जैसे मानो कि बहुत छोटी छोटी यूनिट्स मिल रही हैं और वो एक मिलकर आगे जाके बड़ी यूनिट बना रही है। तो आसान शब्दों में ये हुआ कि भाई एक पॉलीमर बन गया। लेकिन इस पॉलीमर के अंदर बच्चों होता क्या है, तो हमने कहा कि डीएनए जो एक लॉन्ग पॉलीमर है, यानी कि डीएनए के ऊपर बच्चों एक लंबी लंबी चेन्स हैं। डीएनए जो जुड़ रहा है वो किससे जुड़कर बन रहा है, तो रिपीटिंग चेन्स होती हैं इसके ऊपर। परफेक्ट हीलियोस वाले फॉर्म में। परफेक्ट हीलियोस वाले, हेलिकल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो बेटा Yes, न्यूक्लियोटाइड को अभी हमें ब्रेक करना है कि सर न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करने वाले जो होते हैं, कनेक्ट करने वाले जो होते हैं। हम कनेक्ट करने वाले है कौन, कनेक्ट हो किससे रहा है, तो बेटा एक उसके अंदर होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, साथ साथ सर बोलेंगे। शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल, बेटा राइबोज शुगर होती है। ठीक है, राइबोज शुगर होती है, राइट। और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा हमें इसके अंदर देखने को मिलता है जो फॉस्फेट ग्रुप जो इसको बनाता है। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। बेटा फॉस्फेट ग्रुप रिप्रेजेंट करता है फॉस्फोरस को। किसको, फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और होते हैं बेटा इसके अंदर नाइट्रोजन बेस। वेरी गुड, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस या नाइट्रोजिनस बेस भी आप बोल सकते हो। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस हम इसको बोलते हैं। बेटा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये तो सुना होगा ना, सुना है नहीं सुना? सुना है ना, हाँ। तो बेटा ये प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, मतलब डीएनए इनसे मिलके बन रहा है। तो अब आपसे बोला जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है, तो बोल देना भाई ये न्यूक्लियोटाइड का मीन है। न्यूक्लियोटाइड हम बोलते हैं जिसमें शुगर मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन कंटेन। ठीक है, तो ये इसको मिलके बनाता है। तो इसलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। डीएनए एग्जिस्ट करता है एज अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर हेल्ड टाइटली टुगेदर। आपस में जुड़े होते हैं बेटा, इनके
बीच में भी बॉन्डिंग होती है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, यस जिसे हम सर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं। कोई डबल बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, खैर वो भी हम आगे इसमें अभी बात करेंगे, ठीक है। यस सर, तो और ये न्यूक्लियस में होता है जो डुप्लीकेट होता रहता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये अब इस तरह से, ये तो हुआ एक वर्ड न्यूक्लियोटाइड जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जीन जो होती है, जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों? जो हमने जीन पढ़ा अभी तक यहाँ पे, तो जीन कहाँ प्रेजेंट होती है? जीन कहाँ प्रेजेंट होती है सर इसी डीएनए पे। इसी डीएनए पे। डीएनए में सर बॉन्ड से होता है ना? बॉन्ड से होता है, बिल्कुल। ये इसमें क्या होता है बच्चों, डीएनए के हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, ये दो लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं एंटवाइन लाइक वाइन्स इन द शेप ऑफ डबल हेलिक्स। ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर हो गया, ये Yes, डबल sir. हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो हो गया हमारा, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो कंपोज्ड है 3 पार्ट से, जैसे कि एक नाइट्रोजनस बेस अभी हमने बात की, शुगर के बारे में बात करी, और एक होता है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप जो इसको मिलके बनाता है, ठीक है जी। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मेशर, सुना है किसी ने फ्रेडरिक मेशर का नाम? यस सर। क्या किया था इन्होंने सर? फ्रेडरिक मेशर, फ्रेडरिक मेशर ने क्या किया था? आवाज आ रही बेटा? हेलो? यस सर। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है यार भाई। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर फ्रेडरिक, ठीक है, मिशर। तो इन्होंने, सर जॉन फ्रेडरिक मेशर। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल से 1869 में, कभी बड़ा पुराना एक्सपेरिमेंट है इनका भाई, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड के अंदर उसका सर, नेचर आइसोलेट देखा था। न्यूक्लिक हाँ एसिड। एसिड, हाँ, इन्होंने क्या किया था, जो भी मतलब आइसोलेट किया था इन्होंने वहां से फर्स्ट सेल्स में से इसको निकाला था, और इन्होंने देखा कि यार कि इसके अंदर तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, इसलिए डीएनए को बोला गया कि डीएनए का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर आप पीएच देखोगे उसका, तो एसिडिक पीएच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यस तो सर। ग्रिफिथ आए, मैक्लॉइड आए, मैकार्टी आए, मतलब काफी सारे लोग थे। उन्होंने ये बोला कि भाई डीएनए क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, यानी कि जो पेरेंटल जनरेशन होती है उनसे आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, पास क्या होता है, डीएनए पास होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स मैच करते हैं हमारे पेरेंट्स से, है ना। और ये बात हमने पढ़ी भी थी कि ऑलमोस्ट हम सभी का बच्चों 99.9% डीएनए कैसा होता है, सेम होता है। क्या ये बात आप लोग जानते हो? यस सर, ये बात आप लोग जानते हो। लेकिन बच्चों इसके बावजूद भी हम सभी में क्या होते हैं, वेरिएशंस आती हैं। यस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। ये वेरिएशंस आने का रीजन क्या होता है, ये वेरिएशन आने का रीजन क्या है सर? म्यूटेशंस इन, और जो गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट है। यस सर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहां पे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस सर। तो बेटा ये जो थोड़े से चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, यही आगे जाके इवोल्यूशन को लीड भी करते हैं। ये हमारा बेस रहेगा, ये बात हमारी बेस रहेगी आगे इवोल्यूशन की। क्योंकि फिर एनवायरनमेंट पे भी बेस करता है वेरिएशन। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। हीट वाला एग्जांपल लिया था हमने एक बैक्टीरिया का। यस सर। बेटा वेरिएशन आने की वजह से कई बार सर्वाइवल एडवांटेज मिलते हैं, ये प्रूव्ड है। यस सर। सर्वाइवल एडवांटेज में वेरिएशंस हेल्प करते हैं, और वो कई बार वेरिएशन जो है गैमेट्स की वजह से तो होते हैं, लेकिन कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी वेरिएशन को लाते हैं, है ना। अभी आप डार्विन साहब की थ्योरी भी पढ़ोगे आगे, तो उनमें भी आपको पता लगेगा। बेटा फिर न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, एक हमने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड्स, एक हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इज अ बेस व्हिच इज लिंक्ड टू द शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं हमारे इसके अंदर दो टाइप के होते हैं। देखो नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में हम दो टाइप पढ़ते हैं, जैसे कि एक आप बोलते हो प्यूरिन्स और दूसरे बोलते हो पायरिमिडिन। क्या आप लोगों ने कभी प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स का नाम सुना है? शायद ना सुना हो, सुनिए जरा। पायरिमिडाइन क्या होते हैं? ये सारा हम लोग डीएनए के ऊपर जो जो प्रेजेंट है और आरएनए के ऊपर जो जो प्रेजेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए हम जानते हैं कि वो रिसीव होता है हमारे पेरेंट्स से, इंफॉर्मेशन कोडेड होती है बेटा गैमेट्स की फॉर्म में। इंफॉर्मेशन कोडेड होती नहीं होती, जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है उनके अंदर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कोडेड होती है।
और वो कोडेड इंफॉर्मेशन आगे जाके चेंजेस होती है। बेटा ये प्रोसेस तो आप लोग बहुत सारी पढ़ोगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, प्रोसेस होना उसका, नए डीएनए का बनना। जब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो नया डीएनए नहीं बनेगा, और जब नया डीएनए बन रहा है तो लगभग आप हायर क्लासेस में एक मॉडल पढ़ोगे जिसे हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के नाम से भी जानते हैं, कि कुछ परसेंट डीएनए हमारा नया बनता है और कुछ परसेंट डीएनए हमारा हमारे पेरेंट्स से आता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें तो है ही हैं। तो कुछ इस तरीके से तो आपकी हमारे जो ये जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल तो है ही है। इसके अलावा बहुत सी प्रोसेस होती है हमारी, जैसे एक प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर लगातार होती है। जानते हैं क्या है ये? अल्टीमेट प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि यहाँ पे इनके बनने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रांसलेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके बिना हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो चल ही नहीं सकती, हमारी बॉडी नहीं चल सकती इन प्रोसेस के। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन बेटा, जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अल्टीमेट गोल आप जेनेटिक्स पढ़ोगे हायर लेवल में, लास्ट में आप यही सीखोगे कि प्रोटीन फॉर्मेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी को चलाने के लिए। तो पायरिमिडिन्स पे आते हैं वापस और प्यूरिन्स पे आते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं जो देखने को मिलते हैं हमें, जैसे एडेनिन हो गया, एडेनिन एक प्यूरिन है। ग्वानिन हो गया, ग्वानिन एक प्यूरिन है, ग्वानिन NINE। उसके अलावा जो पायरिमिडिन होते हैं जैसे कि हमारा साइटोसिन हो गया, एक थायमिन हो गया। उसके अलावा यूरासिल, यूरासिल जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो आप पढ़ते हो आरएनए, उसी के अंदर प्रेजेंट होता है ये। तो आप बोलेंगे ओनली इन आरएनए हमें देखने को मिलता है यूरासिल। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इधर जेनेटिक्स में। हाँ बिल्कुल है भाई। तो बेटा इसको याद कैसे रखोगे कि जैसे प्यूरिन्स होते हैं, तो प्यूरिन्स क्या होता है, प्यूरिन्स के अंदर गैप से याद रखोगे, गैप से कि प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं। तो P फॉर प्यूरिन, G फॉर ग्वानिन और A फॉर एडेनिन। पायरिमिडिन कैसे याद रखोगे बच्चों? वो सीरीज आती थी पहले, याद है? सीरीज आती थी, सीरीज याद है? पहले याद है सीडीज आती थी, सीडी। यस सर। कैसे याद रखोगे इनको? पायरेटेड सीडी में कट, ठीक है? कृष्णा लिया एक बार एक सीडी उठा के, पायरेटेड सीडी कॉपी करके कहीं से, उसमें निकल गए कट बहुत सारे, इसकी सीडी नहीं चली। तो पायरेटेड सीडी में कट, पायरेटेड मतलब पायरिमिडिन और सीडी मतलब यानी कि सीडी में कट से हम याद रखेंगे, सी से हमारा साइटोसाइन, से हमारा यूरासिल और टी से हो गया थायमिन। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। बच्चे कई बार भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं भूलना। बच्चों आगे चलते हैं। ये प्यूरिन और पायरिमिडिन्स होते हैं हमारे जो डीएनए के ऊपर नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। और भी बातें जानेंगे एडेनिन और ग्वानिन के बारे में आगे हम लोग। 1953 की बात है और एक साइंटिस्ट थे हमारे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वॉटसन, और ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक का मॉडल भी है, उन्होंने प्रपोज किया था फेमस मॉडल ऑफ द डीएनए, जो कि डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो अभी हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। यस सर। ये चक्कर में इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया इस डिस्कवरी की वजह से 1962 में। कह रहे इतना बढ़िया मॉडल बनाया इन्होंने, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है हमें, तो चलो इनको नोबेल प्राइज ही दे दिया जाए। हाँ बेटा। यस सर। क्वेश्चन था? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर, अभी आपने बताया सर उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं सर, उसी में हमारा एक तरह से इंफॉर्मेशन सेव होती है, छुपी होती है, इंफॉर्मेशन हाइड होती है, ठीक है सर? हाँ पूछो सर। जो डबल हेलिक्स है सर, उसी में तो आते हैं सर जीन्स। बेटा डीएनए पे तो है ना। यस ट्रांसफर, क्योंकि पता है ये हमें कैसे पता लगा, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं है हमारे इस लेवल पे। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने बड़े रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट किए। आप क्लास 12th में पढ़ते हो जेनेटिक्स में वो एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्रोटीन को पास कराया, चूहे के एक्सपेरिमेंट किए, माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और अल्टीमेटली फिर मैक्लॉइड आए, मैकार्टी हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट देखे, इन्होंने देखा बेटा, पास किया इन्होंने हीट किया उसमें, मतलब एक्सपेरिमेंट है काफी बड़ा।
तो अल्टीमेटली ये पता लगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ डीएनए ही पास हो रहा है, मतलब डीएनए हमारा मरा ही नहीं उसके अंदर, चूहा मर गया एक्सपेरिमेंट के बाद, हीट करने के बाद, लेकिन वो डीएनए उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया एक्सेस एक्सपेरिमेंट की। तो अल्टीमेटली वहां से रिजल्ट हमारा निकला कि डीएनए जो है वही एक जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने प्रोटीन्स पास किए, डीएनए पास किया, काफी सारी एक्सपेरिमेंट के लिए दिए, लेकिन अल्टीमेटली डीएनए ही वहां पे पास हुआ। तो डीएनए को बोला गया कि भाई यही हमारा जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, और उनके ऊपर जीन्स तो प्रेजेंट होती हैं, जीन्स तो है ना, जीन्स तो ट्रांसफर हो रही है। और हमने क्या सीखा था कि सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना, उनको कैरेक्टर्स तो तब निकल के आएंगे ना जब वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ट्रेड्स तो तब बनेंगे खुद को एक्सप्रेस करेंगी। तो लेकिन एक्सप्रेस करने से पहले पास होना भी तो जरूरी है, और वो जो पास हो रही हैं वो डीएनए तो हमारे पास आ ही रहा है, हमारा पेरेंटल डीएनए। यस सर। और वहीं जब हमारी बॉडी के अंदर वो आती हैं तो कुछ जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर जाती हैं और कुछ रेसेसिव रह जाती हैं, और अगर वो रेसेसिव पेयर में मिल जाती हैं, रेसेसिव वालियों को उनका पेयर मिल जाता है, उनका साथी मिल जाता है, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर्स भी खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। राइट? याद आई ये बात? हमने पढ़ी थी पहले। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जो डबल हेलिक्स होता है सर उसमें जीन्स होते हैं सर, जैसे किसी को जेनेटिक डिजीज है सर, उसमें अगर हम इनके जो प्रॉब्लम है सर डीएनए पार्ट में सर, उसे कट करके दूसरा पार्ट जिसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, पेरेंट का ही हो सर, क्या वो एक्सेप्ट करेगा और वो उसे कनेक्ट करेगा? डिपेंड करता है। देखो सिर्फ हम जीन्स लेवल पे नहीं, प्रॉब्लम्स आपकी अलग अलग लेवल पे हो सकती हैं। पर्टिकुलर जीन को ट्रीट करना बहुत टफ है, ध्यान रखना। हाँ, हमारे पास ऐसे एंजाइम्स हैं कि हम डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट कर सकते हैं। हम बाहर से अगर हमें बाहर से कट करना है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, अंदर से कट करना है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जोड़ने के लिए है, लेकिन अभी वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए सोच रहे हैं ना आप। यस सर, मैंने देखा था इसलिए पूछा। अगर ऐसा होता बेटा तो पता नहीं, फिर तो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को भी ठीक कर देते। मान लीजिए डुप्लीकेशन हुआ है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया या क्रोमोसोम का डिलीशन हो गया, अभी हम उस लेवल पे अभी वहां पे पहुंचे नहीं है फिलहाल तो सर, क्योंकि कहते हैं जेनेटिक डिजीज क्योर नहीं होती पर क्योर भी होती हैं सर, उसका भी तो रीजन होगा ना सर। जैसे योगा है सर, उसमें कुछ होता नहीं है, ऐसे कुछ हम करते नहीं है काम, फिर भी जेनेटिक डिजीज खत्म हो जाती है। लिमिटेड है बेटा। अब मैं बोल दूं किसी को टर्नर सिंड्रोम है, कर लो योगा से ठीक, कैसे करोगे बताओ? टर्नर सिंड्रोम है किसी को, ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें कंप्लीट क्रोमोसोम्स ही नहीं बन रहे, बताओ कैसे ठीक करोगे? यस सर। लाइन फिल्टर सिंड्रोम है किसी ना सर, पता नहीं है, ऐसे अजीब से जेनेटिक सही कर, जेनेटिक डिजीज भी सही हो रही है सर योगा से, पर उसका रीजन नहीं पता था स्पेसिफिक। ये साइट देखना तो बहुत बड़ी बात है ना बेटा, बहुत माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं हम। ये जीन्स को कट करके क्या हम उसको बेस पेयर को ठीक कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है ये। यस सर, सर क्योंकि थ्योरी में तो हो सकता है ये, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तो हमारे पास अभी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे। बहुत है बेटा, बहुत माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं ना हम। ये जीन्स तो बहुत माइक्रो लेवल हो गई। यस सर। हम तो पहले, मैं कह रहा हूँ कि क्रोमोसोमल लेवल को ठीक करते हैं हम। भाई मैंने बोला टर्नर सिंड्रोम, पहले हम उसी को ठीक कर लें क्रोमोसोमल लेवल पे। अब क्रोमोसोमल लेवल तो तभी ठीक होना है, यानी कि पीछे जीन्स में कुछ म्यूटेशन हुई है, तभी तो क्रोमोसोमल डिजीज बनी है। yes, तो अल्टीमेटली ऐसा तो है नहीं कि हम क्रोमोसोम को डिलीट कर देंगे तो बात, या क्रोमोसोम को हटा देंगे या जोड़ देंगे तो बात ठीक हो जाएगी, नहीं। हमें तो माइक्रो लेवल पे वहां पे उतरना ही पड़ेगा जीन्स को ठीक करने के लिए। तो अभी उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे, समझ रहे हो? तो वो लाइगेशन, उनको जोड़ना, कट करना, दैट इज स्टिल अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है थोड़ा सा, कि जितने भी जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उनको ठीक करना, समझ रहे हो? मैक्सिमम को राइट? यस सर, समझ गए? यस सर। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है बेटा इसका, क्रोमोसोम का। ये एक मॉडल है, इन्होंने भाई ये मॉडल दिया था 2 स्ट्रैंड, जो डबल स्ट्रैंडेड मॉडल जो था इसका इन्होंने दिया था। और 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, जो कि डबल हेलिक्स बोलते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। अभी आपको दिख रहे होंगे
ये दिख रहे हैं आपको स्ट्रैंड्स? ये ऑपोजिट Yes, sir. हाँ, तो ए फाउंड होगा आपको हमेशा, जो ए देखने को मिलेगा एक स्टैंड पे, और एक दूसरे के साथ अगर देखने को मिलेगा तो ए के साथ आपको टी देखने को मिलेगा। देख रहे हैं, आपको ए के साथ टी मिलेगा, जो जॉइनिंग Yes, आपको देखने को मिलेगी। और सर इनके बीच AT में और CG डबल बॉन्ड होगा, और सी और जी के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। सर क्यों कहते हैं? अरे ज्वाइन कर रहा है ना इसको, सर हाइड्रोजन केमिकल लिंकिंग है, फॉर्मेशन लिंकिंग बताइए। है बेटा, लिंकिंग है। सर नाम ऐसे दे दिया है कुछ हाइड्रोजन से, सही में नहीं, हाइड्रोजन लिंक कर रहा है बॉन्ड उसको। जो बॉन्ड देखा गया ना इसमें, जो ऑब्जर्व हुआ, ये Yes, हाइड्रोजन sir. की चेन है ये। ओके सर। हाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ही sir. होगा। तो ये ATGC की कॉम्पोजिशन एसोसिएशन जो हमें देखने को मिलती है बेटा, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। कौन से बेस पेयर? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही देखने को मिलेंगे हमें। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। तो इन्हीं से निकलता है चारगेफ्स रूल्स। कौन सा रूल? चारगेफ्स रूल। चारगेफ्स रूल्स हमें क्या कहते हैं? चारगेफ्स रूल्स हमें कहते हैं कि भाई ए और टी होंगे इक्वल और जी और सी इक्वल होंगे। ये कहते हैं ए ऑलवेज इक्वल्स टू, चारगेफ्स रूल कहता है ए ऑलवेज इक्वल्स टू दी टी के, इक्वल्स टू टी के, और जी हमेशा किसके इक्वल होगा? उसी के, यानी कि जी और सी, यानी कि सी और जी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। राइट, तो ये कहते हैं ए प्लस टी अपॉन में जी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 के। ये चारगेफ ने हमें बोला था। तो इनसे कई प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हो कि एडेनिन की परसेंटेज इतनी है, ग्वानिन की इतनी है, तो थाइमिन की कितनी होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हो टोटल नंबर। खैर वो अभी नहीं निकालते हम, आप सीखते हो इनको जब क्लास 12th में आप जेनेटिक्स को पढ़ते हो। ठीक है सर, ये ATGC एक क्या है? बेटा ये ATGC है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एडेनाइन को। बेटा नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे ना अभी हमने, प्यूरिन और पायरिमिडिन। यस सर। ये एडेनाइन हो गया, ये थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया। ये चारगेफ्स रूल था बेटा। तो चारगेफ्स रूल के अकॉर्डिंगली ना ये इसको ऐसे लिखते हैं। इन्होंने कहा था कि ये इसके इक्वल है, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया हमें, इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया चारगेफ्स ने। सर यानी बायो में भी होते हैं फॉर्मूले? अरे न्यूमेरिकल होते हैं बेटा इसके ऊपर, बड़े मस्त मस्त इसके ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं भाई। ठीक है, इसके ऊपर Yes, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो ये ध्यान रखो। सर हाँ जी पूछिए। सर इस मॉडल से भी पहले आ गया तो चारगेफ रूल। कौन से मॉडल? नहीं बेटा वो बाद में आया, वो तो चारगेफ्स तो बाद में आया। सर सेकंड लास्ट स्लाइड पे करना है। सेकंड लास्ट स्लाइड पीपीटी बेटा मिल जाएगी लास्ट में आपको, क्यों परेशान हो यस रहे सर। हो? लास्ट सर में इसका मिल तो जाएगी। ये मतलब चारगेफ्स CHARGAFFS, CHARGAFFS पीछे पूरा अच्छे से नाम लिखा है। ठीक है चलो। तो अब इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स फिर हमें देखने को मिलती है। डीएनए की सर यानी सर बायो में तो एक भी नहीं होती थी न्यूमेरिकल, सर अब इसमें भी होगी? जेनेटिक्स में होती है बेटा। यस सर, हमें Genetics- मेरे को तो नहीं पता था सर। अच्छा नहीं पता था। तो बेटा डीएनए जो होता है ना, ये जो ग्रुप्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, डीएनए के टर्न्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, डीएनए इस तरीके से आपको टर्न्स इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। एक मिनट ठीक है, डीएनए के टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये अलग अलग ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो डीएनए जब घूमता है बच्चों, तो डीएनए जब घूमता है तो ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके घूमता है, ऐसे करके। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये कुछ तो लॉजिक होगा बनाने का, कुछ तो रीजन होगा। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं हमें बच्चों? सर एक साइड मेल वाले को करती है ना सर रिप्रेजेंट, और एक फीमेल को। ये किसने कहा तुझे? सर मैं ऐसे ही लगा रहा था सर, क्योंकि दो गैमेट्स होते हैं। बेटा नहीं, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर्स। सर फिर इसका स्ट्रक्चर जो होता है सर वो डबल हेलिक्स क्यों होता है? डबल हेलिक्स ये कंजर्वेटिव मॉडल होते हैं। ये हमारा जो डीएनए देखने को मिलता है हमें डबल हेलिकल देखने को मिलता है।
जब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स पढ़ोगे ना आगे एक्सपेरिमेंट्स, यस सर। वहां पे इनके बारे में डील करोगे। सर तो रीजन बताएंगे सर क्यों क्यों होता नहीं है? पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि देखो कॉपिंग हो रही है हमारे डीएनए की, वो बात ठीक है यस सर। कि पेरेंटल डीएनए भी होता है हमारा और न्यू डीएनए भी बनता है हमारा। अभी मैंने क्या बोला था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव यानी कंजर्व रहा, तो हाफ तो डीएनए हमारा कंजर्व रहा और हाफ हमारा न्यू बन गया, तो इसलिए बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। तो हाफ तो न्यू रहा और हाफ हमारा न्यू बन गया, हाफ तो पुराना रहा हाफ हमारा न्यू बन गया, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स हम लोग हायर क्लासेस में बेटा, ठीक है। तो ये जो दो बेस पेयर्स होते हैं बेटा, मानो कि ये एक बेस पेयर हुआ दूसरा हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है दो बेस पेयर्स के बीच में? 3.4 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। अब होता क्या है कि ये लगभग जो है हमारे 10 बेस पेयर्स का सेट होता है, ठीक है, 10 बेस पेयर्स का। जैसे मैंने ऐसा बनाया है, ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 10 होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल 10 होते हैं ऐसे करके। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है यानी कि जो टोटल एक डीएनए की लेंथ को मेजर करता है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको डीएनए की जब आप एक लेंथ के बारे में पढ़ोगे तो कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर आप 10 × 3.4 कर दो तो एक हेलिक्स मॉडल की लेंथ आ जाएगी। यस सर। यस सर। अगर आप 10 × 3.4 कर दो, मैंने कहा ये दो बेस पेयर्स के बीच का है ये डिस्टेंस 3.4, तो बेटा ये निकल जाएगा आपका लगभग 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ये होती है हमारे इस हेलिक्स की लेंथ, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इससे पता चलता है कितना छोटा है। इसको बोलते हैं हेलिक्स लेंथ। बेटा इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करते हो आप आगे, ठीक है सर आगे इसमें नहीं कराएंगे कुछ भी? यहाँ इतने नहीं है तुम्हारे, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ आपको बताया गया है कि ऐसे ऐसे इतनी होती है, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, इस तरह से आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सर हेलिक्स लेंथ को एक बार मार्क करके बता दीजिए एक बार। हाँ जी बिल्कुल मार्क कर देते हैं बेटा, जरा काउंट करेंगे इसको, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा बच्चे कि ये जो हुआ ना हमारा, ये बेस पेयर हुआ 1 2 3 4 ऐसे करते करते जब हम 10 पे पहुंचेंगे, 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते, तो बेटा हेलिक्स जो पूरी लेंथ आएगी ना हमारी, वो यहाँ से लेके इस टर्न के बीच में आएगी पूरी। बेटा यहाँ से लेके जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ये, इनके बीच में आएगी। मैंने कहा कि दो बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ये बात क्लियर? तो अगर मेरे को पूरे का निकालना हो बेटा, तो पूरे हेलिक्स लेंथ कितनी आ गई? 34 एंगस्ट्रॉम आई नहीं आई बेटा? बताओ जरा। इसे बोलते हैं हेलिक्स लेंथ। बेटा इसको हायर क्लासेस में आप पिच के नाम से भी जानते हो। अरे क्रिकेट वाली पिच नहीं यार, पिच बोलते हैं इसको, डीएनए की पिच बोलते हैं, ठीक है सर। ऐसे 10% होते हैं ऐसे 10 को एक लेंथ के मेजर करते हैं हम, हेलिक्स लेंथ। फिर आगे और भी होगा ना, फिर आगे और भी तो होगा। यस सर। हाँ ऐसे आगे और चलता चला जाएगा वो सर हमारा। 2 बार ऐसे घूम जाता है एक तरह से। करेक्ट, ठीक है। अब बाकी तो इनके ऊपर बेस पेयर्स हमारे प्रेजेंट है, वो चीजें तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो ये इतना आप लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, राइट? यस सर। इसको देखेंगे सर यानी एक टर्म में एक टर्म 10 सर 10 होते हैं। 10 हो गए ना, 10 के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। सर वो तो पूरा 2 बार हो गया ना? 2 बार हो गया मतलब? सर मैं कह रहा हूँ सर हीलिक्स लेंथ तो सर हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। 10 के, हाँ 10 के हिसाब से निकाल रहे हैं। 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना सर, वो 17 एंगस्ट्रॉम। सर उन सब इवनली होते हैं सर, उसमें 5 ही होंगे? 10 के हिसाब से बेटा ऐसे निकालते हैं। ये तो हमने एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया ना बेटा, ऐसे हम हेलिक्स लेंथ को निकालते हैं। अगर हमें देखना हो कि भाई दो बेस पेयर है, माना बेटा 2 बेस पेयर है, हमने कहा कि इन 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? इनके बीच में 3.4। हाँ ग्रुप्स होते हैं बेटा, ग्रुप्स के हिसाब से निकालते हैं। अभी आप लोग पढ़ते नहीं हो उन ग्रुप्स के बारे में, यहाँ पे आप लोग उन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते नहीं हो। एक्चुअली ग्रुप्स होते हैं कि टर्न कितना कर रहा है। आपको पता है डीएनए टर्न के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं हम, डीएनए का टर्न कितना है। माइनर ग्रुप किया,
मेजर ग्रूव किया। अब जैसे कि ये रीजन है, इनको जो टर्न कितना कर रहा है डीएनए, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। दिस इज कॉल्ड मेजर ग्रूव। अब देखो इधर कम टर्न किया है उसने, ये वाला जो रीजन हुआ इधर कम टर्न किया, तो इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव, कि ग्रूव्स प्रेजेंट हो। तो ग्रूव्स क्या है कि टर्न कितना कर रहा है, कि इक्वली टर्न किया है नहीं किया, इक्वल साइज है या नहीं है, तो उनको ग्रूव से कैलकुलेट करते हैं। फिर और डिटेल में आ जाते हैं ग्रूव के बारे में भी, फिर ग्रूव भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर ग्रूव जो होता है जिसको हम लार्जर ग्रूव भी बोलते हैं, और माइनर ग्रूव हो गया जिससे हम स्मॉलर ग्रूव के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ग्रूव्स के हिसाब से देखते हैं। तो एक ग्रूव देखो, मेजर ग्रूव यहाँ पे आया तो यहां तक 10 होते हैं ये, फिर दोबारा जब ऐसी मेजर ग्रूव आएगा तो फिर 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम हेलिक्स लेंथ को निकालते चले जाते हैं। समझे? अरे बूझे कि नहीं? हेलो, बूझ गए सर। यस सर। समझे ये बात? यस सर। यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। फिर आते हैं इवोल्यूशन के बारे में। ये इवोल्यूशन कब हुआ, कहां से शुरुआत हुई इवोल्यूशन की, क्या होता है इवोल्यूशन? तो आप कहेंगे कि जो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं उसे हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं, धीरे धीरे जो आ रहे हैं। सो इवोल्यूशन की थ्योरीज कहां से आई, लेकिन इवोल्यूशन की शुरुआत कहां से? टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इट प्रीरिक्विजिट टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो ये देखोगे कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ। And to understand the origin of life, it is important to understand the conditions of the environment which lead to the origin of life. But evolution term जो थी वो थे प्रोफेसर, कोई बताएगा मुझे नाम? हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने टर्म दी थी। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप लोग। क्या है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? इस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। आप यही तो देख रहे हो ना कि जीवन की शुरुआत कब हुई। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी प्लैनेट पे बच्चों, किसी भी प्लैनेट पे डायरेक्ट जाके ह्यूमन सरवाइव कर सकता है क्या? बताओ जरा। नो सर। किसको चाहिए कि पहले हमें क्या चाहिए, बेसिक क्या चाहिए सर? एप्रोप्रिएट सही एनवायरनमेंट वगैरह। एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्या सोचते हो, कौन ग्रोथ कर? हाँ बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन तो चाहिए बेटा जीने के लिए, हमें तो चाहिए। लेकिन ये ऑक्सीजन किसने बोला था? मानस ने। यस सर। मानस, लेकिन कई ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा, they can survive without oxygen, like some anaerobic bacteria. यस सर। यस सर। सर उन्हें तो हीट ही अंदर से मिल जाती है सर, कुछ कोर के पास रहते हैं। अरे कोर क्या, तू क्लाइमेट ले, तू कोल्ड ले ले, तू कुछ भी ले ले, वो सब ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज हैं सॉल्टी कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, पता नहीं कहाँ कहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। यस सर। लाइफ बेटा जब भी फॉर्म होती है ना, ध्यान रखना, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो चाहिए ही चाहिए। पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, हेल्प करेंगे, हमें ही हेल्प करेंगे, जीवन को शुरुआत करने में हेल्प करेंगे। इवोल्यूशन मीन सिंपली क्या है? चेंजेस। अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूं या एक लाइन में बोलना चाहूं तो क्या है? हम जानते हैं अगर एक स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस तो है माना, मींस चल नहीं रहा, क्या हो गया इसको, एक मिनट। हाँ जी सर आप लैपटॉप पे कर रहे हो? हाँ बेटा, अभी आ रही है बस। यस सर। यस सर। So that changes from one condition to other condition। ठीक है, one condition to other condition, ये evolution हो गया। बेस्ट एक्सप्लेन जो होता है डार्विन ने किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ जितना भी उन्होंने जो डिसेंट मॉडिफिकेशन के साथ हमें बताया है वो उन्होंने सबसे अच्छा बताया है। बट सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी थ्योरीज हैं, पता है बहुत सारी थ्योरीज हैं इवोल्यूशन की। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स,
सुना है किसी ने इसके बारे में? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बड़ी मजेदार कॉन्सेप्ट है, बताओ यार, शेयर करो। सुना है तो बताओ बताओ बताओ, क्या है ये? सर ओरिजिन सर बिग बैंग वाले। अरे वाह, सबसे बेस्ट थ्योरी है बेटा वो। बेस्ट थ्योरी अगर आपसे बोलेंगे तो सबके दिमाग में ये आता है कि बिग बैंग थ्योरी। यस सर, बिग बैंग और बिग क्रंच। हाँ, तो अगर मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करूं तो इस सजेस्ट जिन्होंने की थी, आई गेस एबे लैमेटर ने की थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, एबे लैमेटर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, जैसे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कितने साल पहले हुआ? जो थे हमारे, उन्होंने बोला, एबे लैमेटर ने, अरे क्या हो गया, आज हैंग कर रहा है ये। एबे लैमेटर ने बोला बेटा कि दिस सेड की इस सेट कि जो हमारा यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना कब है? इन्होंने कहा कि यूनिवर्स का ओरिजिन जो है ना, इस यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। 20 13.7 लगभग 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और इन्होंने कहा, और हुआ क्या था? इन्होंने बोला कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। समझते हो? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। अब साहब, इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन का क्या मतलब है? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सिंपली मतलब है, इन्होंने बोल दिया आसान शब्दों में, कि ब्लास्ट हुआ। यस सर, इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिंगुलैरिटी पॉइंट को ब्लास्ट हुआ सर, जिससे यूनिवर्स एक्सपैंड और इसी ब्लास्ट को इन्होंने क्या बोला? सर बिग बैंग का नाम दिया, ठीक है। इसी को बाद में बिग बैंग का नाम दिया गया। तो बेटा कोई भी एक ऐसा मानिए कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो इस एक्सप्लोजन की वजह से, इस एक्सप्लोजन से ही बेटा, इस एक्सप्लोजन से ही क्या बना? इस एक्सप्लोजन से ही हमारा जो सोलर सिस्टम था, ठीक है, या फिर जो आप कह सकते हो कि जो हमारा क्या सर था, हाइड्रोजन गैस एक तरह से बहुत रिलीज हुई, फिर वो टकराई एक दूसरे से, वो डिफरेंट एटम्स बनाए। और सेंटर जो था, जो हमारा जैसे सोलर सिस्टम बना, तो इसी सेंटर में बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट रहा। नहीं, हॉट एनवायरनमेंट रहा, इन्होंने कहा। सेंटर जो था वेरी हॉट था। बाद में ये कन्वर्ट हो गया सन में। लेटर ये किसमें कन्वर्ट हो गया? बहुत ज्यादा बड़ी, बीच में मास बहुत ज्यादा हो गया, जिस कारण से सर उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया, जिससे सन बना। करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो लेकिन सोलर सिस्टम को बनने में पता है कितना समय लगा? अगर जो हमारा सोलर सिस्टम बना, उस सोलर सिस्टम को बनने में कितना समय लगा जानते हो? लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब ये थ्योरीज कहती हैं, ये थ्योरीज कहती हैं हमें। फिर हमारी अर्थ बनी, फिर अर्थ में आपका एटमॉस्फेयर बना, फिर आपका लिथोस्फेयर बना, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स बने, उसके अंदर गैसियस पार्टिकल्स बने, राइट। लेकिन हमने माना, ठीक है, हमारी अर्थ में दो चीजें बनी। हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। हमारी अर्थ के अंदर जो सॉलिड पार्ट बना, ठीक है। सॉलिड पार्ट में जैसे आप रॉकी पार्ट बोल सकते हैं, लिथोस्फेयर जिसे बेसिकली आप इसको बोलते हो, ठीक है। इसको आप लाइफ कैसे आई नॉन लिविंग थिंग्स से? अरे भाई देख तो ले, अभी तो शुरुआत ही की है। लिथोस्फीयर बना, तेरा गैस बन गई, गैसेस आ गई, ठीक है, गैसेस आ गई। और गैसेस आने के बाद क्या हुआ? पानी नहीं था, पानी नहीं बना था यहाँ पे, H2O नहीं बना था, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, ये जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ है, पानी ना बनने का रीजन क्या था? पानी क्यों नहीं बना? सर बहुत गर्म थी, बहुत ज्यादा हॉट था। तो ये हॉट ज्यादा होने की वजह से H2O नहीं बना था बहुत जल्दी। H2O बनने में बहुत टाइम लगा, ये बनने में टाइम लगा। और जब तक ये नहीं बनेगा, लाइफ कैसे बन पाएगी? यस सर, दो थियरी हैं, एक तो हमारी तो अब क्या हुआ? फिर दोबारा इवोल्यूशन चलता रहा, क्योंकि टाइम रोक थोड़ी गायब, वो तो चल ही नहीं है प्रोसेसेस। तो इवोल्यूशन चलता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन होने स्टार्ट हुए। टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर क्या बना? वाटर बना, वाटर फॉर्म हुआ।
यस सर। फिर यहाँ पे जो एवोल्यूशन हमने कहा है वो किसका कहा है? एवोल्यूशन मतलब बेटा चेंजेस, सिंपली। यहाँ जो ये जो ड्रास्टिक कंडीशंस बनी हुई है ना बेटा, ये जो कंडीशंस बनी हुई है कि वाटर नहीं बन रहा है, गैसेस का क्लाउड है, लिथोस्फीयर बन गई, सॉलिड पार्टिकल्स बन गए, उनके बीच में रिएक्शंस हो रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वो धीरे धीरे जो चेंज हुआ है, क्योंकि लाइफ तो है नहीं उस टाइम पे। तो लेकिन चेंजेस तो आ रहे हैं ना, परिवर्तन तो आ रहे हैं। हमने क्या बोला? इवोल्यूशन मीन्स सिंपली दैट चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अदर कंडीशन। इवोल्यूशन सिर्फ वही नहीं है कि हमारे बाल 1000 साल बाद नहीं होंगे या हमारा कान 1000 साल बाद नहीं होगा, सिर्फ इवोल्यूशन वो नहीं है। इवोल्यूशन मीन्स कंडीशंस का चेंज होना। अब कंडीशंस यहाँ पे इस हॉट एनवायरनमेंट से धीरे धीरे इसका टेम्परेचर का डाउन होना, और कंडीशंस ऐसी बनी कि वाटर भी फाइनली बना एक पॉइंट पे आके। यस सर। तो वो कंडीशंस, वो इवोल्यूशन वहां पे, क्योंकि इवोल्यूशन हम पर्टिकुलर किसी इंसान या किसी जानवर को देख के नहीं बोलेंगे, किसी प्लांट को देख के नहीं बोलेंगे, हम कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। यस राइट। तो भाई ये धीरे 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 फिर प्रोसेसेस जो है वो आपकी स्टार्ट होती हैं इवोल्यूशन की। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज ये कहती है कि पहले जो थी वो एक्वेटिक लाइफ आई थी। यस सर। ठीक है, आप लोग जानते हो, एक नॉलेज के लिए, शायद आप लोग जानते हो क्योंकि आप काफी क्यूरियस बच्चे हो, बिग बैंग थ्योरी का एक लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये बात कितने बच्चे जानते हैं? यस सर, जानते हैं। यस सर। बच्चों जानते हो जेनेवा में कोई एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जेनेवा में एक लार्ज हेड्रोन कोलाइडर बनाया गया। यस सर, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर सर, बहुत बड़ा। उसके अंदर सुना आप लोगों ने? उसमें पता है क्या हुआ बच्चों? उसमें एक टनल बनाई गई। उसमें टनल के अंदर इन्होंने सब ब्लास्ट कराए दबा के, उस टनल के अंदर इन्होंने ब्लास्ट कराए, इन्होंने टनल बनाई वहां पे, और उस टनल में क्या किया? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा करा के उसकी स्टडी की जा रही है। वो उसकी स्टडी कर रहे हैं, टनल के अंदर चल रहे हैं ब्लास्ट, कुछ उसी तरीके के ब्लास्ट। वो सिर्फ ये देख रहे हैं ब्लास्ट करा करा के कि हाउ यूनिवर्स फॉर्म। यस सर, उससे हमें कंपोनेंट्स मिल रहे हैं नए नए एक्सपेरिमेंट से, जिससे हमें एंड में पता चल जाए कि हुआ क्या था असलियत में। एंड में हुआ क्या था। तो ये जेनेवा में चल रहा था ये, तो ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, फॉर्म कैसे हुआ है ये। तो एलएचएस से बेसिकली यूनिवर्स में जो भी अभी तक अननोन एलिमेंट्स हैं उसको भी फाइंड आउट करने में हेल्प मिल रही है। मतलब एलिमेंट्स ऐसे भी है ना जो हमें नहीं पता लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। तो उसमें कई ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो आज हमें ना पता और उस टाइम पे बने हों। ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते हो कि गैलेक्सीज होती हैं। हमारा जो यूनिवर्स है बच्चों, यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स में गैलेक्सीज। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अराउंड 1 लाख गैलेक्सीज। लगभग 1 लाख गैलेक्सीज से बना है। एंड वी आर लिविंग इन मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आकाशगंगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और मतलब बहुत सारी यार ये स्टडीज ना चलती चलेगी, बहुत सारी थ्योरीज हैं। किसी ने वो सुना है, एक वो होता है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सुनिए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसमें उसमें बोलते हैं कि क्रिश्चियन अलग कुछ बिलीव करते हैं, मतलब उसमें अलग अलग मिथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरीज हैं। यस सर, सुनिए। यस सर। ठीक है, उसमें हाँ, तो जो सपोर्टर्स हैं बेसिकली, मतलब बाइबल कहते हैं कि बाइबल कुछ कहती है हमें, और गॉड ने ऐसे बोला था। मतलब ये समझिए कि ये बात तो आप लोग सब एग्री करते हो ना कि साइंस और जो हमारा जो भी धार्मिक बुक्स हैं हमारी, जो रिलीजन है, वो एकदम पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के। होती नहीं होती? मानते हो ना कि हम कहते हैं कि नहीं ऐसे हुआ था, नहीं पहले ऐसे हुआ था। मतलब साइंस और रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं चीजें एक साथ पैरेलल ही चलती हैं बहुत सारी जगह। तो हमें थ्योरी और स्पेशल क्रिएशन है ना, वो कहीं ना कहीं उसी के साथ जोड़ती है। वो कहते हैं कि स्पेशल की जो क्रिएशन हुआ है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक सुपर नेचुरल पावर है गॉड, जिसने इसको क्रिएट किया है। लेकिन बच्चों साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि नहीं भाई, बिग बैंग थ्योरी हुई है। साइंस कहती है कि हम जेनेवा में प्लांट लगा रहे हैं, हम बताएंगे कि उस टाइम पे कैसा ब्लास्ट हुआ होगा।
लेकिन जो स्पेशल क्रिएशंस कहती हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया, ये संसार, ये ब्रह्मांड किसने बनाया है? गॉड ने बनाया, गॉड ने बनाया, है ना। और अब हिंदू मेथोडोलॉजी क्या कहती है? हिंदू मेथोडोलॉजी कहती है कि ब्रह्मा जो थे उन्होंने क्रिएट किया है, ये ब्रह्मा जी। ये हिंदू मेथड, मतलब अलग अलग मेथड वो है, मिथोलॉजी, सॉरी मेथोडोलॉजी बोल रहा हूँ, अलग अलग मिथोलॉजी है। हिंदू कुछ और कहते, इसी तरीके से अलग अलग क्रिएशन वाला अलग अलग चीजें बोलेंगे सभी का, यस सर, है ना। तो उनके कुछ कैनोटेशंस हैं अलग अलग, जितने भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरीज हैं, ये जैसे हिंदूज के अलग है और दूसरी जो बाइबल के ऊपर बेस्ड है वो अलग है। जो फादर सॉरस थे, मेरे को शायद नाम थोड़ा रफली याद है, फादर सॉरस जो थे उन्होंने कुछ सपोर्ट किया था इसको कि अकॉर्डिंग टू बाइबल ऐसे होता है, लाइफ और एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय गॉड इन 6 days, ऐसा वो मानते थे कि 6 दिन में गॉड ने लाइफ को क्रिएट किया। और जैसे हिंदू बोलते हैं कि हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने लाइफ को क्रिएट किया। मतलब ये सारी मिथोलॉजी है। अब ये सारे बहस के मुद्दे हैं, ये सारे एक डिबेट बेस्ड बातें होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये साइंस, अब साइंस यहाँ पे कहेगी कि नहीं भाई बिग बैंग थ्योरी ज्यादा ऊपर है हमारी, राइट, और इतनी ज्यादा ऊपर रखी कि बिग बैंग थ्योरीज को आपके सिलेबस में डाल दिया गया। क्लास 12th में बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं आप प्रॉपरली? यस सर। मतलब पैरेलली चलते हैं, इसलिए मेरा कहने का ही मतलब था। फिर इन थ्योरी के कुछ स्पेशल क्रिएशंस के कुछ और 3 कैनोटेशंस होते हैं। ये थोड़ा सा लैक कर रहा है, मैं इसलिए थ्योरीज को थोड़ा सा वर्बली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। सर लूपहोल्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो मैंने वही वाली बात, पैरेलली चल रहा है चीजों को। तू मान ले कि मैं बहुत ज्यादा इन मिथोलॉजी पे बिलीव करता हूँ, कृष्णा मान ले मैं बहुत ज्यादा मिथोलॉजी पे बिलीव करता हूँ, और दूसरी तरफ तू एक साइंटिस्ट है, तू कहता है नहीं ऐसे हुआ होगा। तो ये तो सिर्फ एक डिबेट की बात हो गई ना। मैं कहूंगा कि नहीं भाई गॉड ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है, बाइबल में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है। तू कहेगा नहीं साइंस ये एक्सपेरिमेंट अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ब्लास्ट किया हमने, ये हुआ होगा तब ये एलिमेंट्स निकले, तब गैलेक्सी बस एक चीज पे एग्री करेंगे सर, एक डिवाइन बीइंग है सर, क्योंकि मास का तो पता है नहीं सर, पर दोनों में एक चीज कॉमन है सर, ये मास कहीं से आया है जो अभी हमें पता नहीं है। हाँ वही चीज, वही ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा उन्होंने बोला कि थ्योरी जो थी इनकी क्रिएशन की 3 कैनोटेशंस उन्होंने दी। बोला कि जितनी भी जो ऑर्गेनिज्म है जैसा आज है वैसा ही क्रिएट किया गया, डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम उन्होंने बोला, और वो हमेशा ऐसी सेम रहेगी। और कहते हैं कि अर्थ जो है वो लगभग 4000 ईयर्स ओल्ड है हमारी, और सर हमारा तो बहुत ही कम है सर, हम जिए बहुत कम है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये सारी थ्योरीज जो है हमें देखने को इनके अंदर मिलती है। एक थ्योरी होती है कॉस्मिक पैंस्पर्मिया थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, इतनी सारी थ्योरीज हैं। एक होती है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी हमें क्या कहती है? कॉस्मोजोइक थ्योरी हमें कहती है कि अर्थ के अलावा भी किसी दूसरे प्लैनेट पर भी लाइट और लाइफ है, और बोला कि उस लाइफ का मतलब हाइपोथेटिकली सोचो, थोड़ा सा ही लैग कर रहा है, मैं वर्बली डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ऐसा कॉस्मोजोइक थ्योरी ने हमें ये बोला कि अर्थ के अलावा भी किसी दूसरे प्लैनेट पर भी लाइट है और लाइफ है, और उस लाइफ का कोई प्रोटोप्लाज्म अर्थ पर स्पोर की फॉर्म में आ गई और अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ऐसा भी माना गया कि अर्थ का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ। कॉस्मोजोइक मतलब समझता है कोई बच्चा? कॉस्मोजोइक मीन समझता है? आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, कॉस्मोजोइक का मतलब होता है कोई एक मूविंग प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसा भी माना गया है कि कहीं एक ब्रह्मांड में कहीं एक लाइफ चल रही है और उसका कोई एक छोटा सा प्रोटोप्लाज्म टूटा और उससे अर्थ का फॉर्मेशन हो गया। सर यूनिवर्स का वाली भी है ना ऐसी सेम? हाँ कुछ ऐसी है उसमें भी। और इसी तरीके से एक थ्योरी जैसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, हार्वे और हक्सले थे बेटा, 2 लोग। उन्होंने बोला कि न्यू लाइफ ओरिजिनेट होती है, हार्वे ने कहा कि न्यू लाइफ जो ओरिजिनेट होती है वो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। यस सर। तो लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा, हक्सले ने कहा कि अच्छा ठीक है हमने माना कि न्यू लाइफ ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बट व्हेन उन्होंने पूछा कि हाउ फर्स्ट लाइफ इज फॉर्म्ड, तब उनका कोई जवाब नहीं था।
यस सर। उन्होंने बोला कि भाई ये तो मैं फंस गया यहाँ पे कि फर्स्ट लाइफ कैसे फॉर्म हुई, और उन्होंने तब उसको रिजेक्ट, मतलब कुल मिला के इतनी सारी थ्योरीज हैं बेटा कि कुछ थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया, उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। तो अगर आप थ्योरी को पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो या आप उसका कोई एक लॉजिकल रीजन नहीं दे पा रहे हो, तो थ्योरीज को रिजेक्ट भी किया गया, ठीक है। यस सर। सर कुछ सेंस नहीं बनता तो सर मानने का सर बच्चों को पढ़ाने का फायदा क्या? नहीं है बिल्कुल, उसमें तो उसमें कोई सेंस नहीं है, इसलिए उनको हटा। इसी तरीके से मॉडर्न थ्योरीज हुई बेटा, कई मॉडर्न थ्योरीज में एक आई थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, बेस्ट थ्योरी टिल नाउ, जिन्होंने एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ लाइफ को अर्थ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन आपको पता है कि अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहो तो एक ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक बुक है बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक बुक है, वो इसी केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। सर चार्ल्स डार्विन वाली? उनमें उसकी बातें लिखी हुई हैं, उसमें उनकी बातें हैं कुछ, लेकिन वो ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली एक और है, ऑपेरन और हिल्डन थ्योरी भी है उनके अंदर, उनके बारे में उन्होंने भी बताया उसके बारे में। लेकिन केमिकल थ्योरी जो है कीमोजेनिक जिसको बोलते हैं वो अलग है, ठीक है। तो उन्होंने उसमें बोला कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई वो केमिकल कंपोजिशन से हुई। उन्होंने प्रूफ किया इस थ्योरी को लैबोरेटरी में, और इसलिए उस थ्योरी को आर्टिफिशिया थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये मेरा लैपटॉप अभी तक हैंग कर रहा है, नहीं तो मैं सारे वर्ड जो बोल रहा हूं उसको लिखता अभी। शायद नेटवर्क इशू थोड़ा सा हो रहा है यार, जिस वजह से चल नहीं पा रहा है ठीक से। तो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन अवेलेबल थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑक्सीजन जो थी वो फिनिश्ड हो गई थी। उन्होंने बोला अर्थ जो ओरिजिनेट हुई वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुई, और फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो हुई है। तो अर्थ के ओरिजिन के 500 मिलियन ईयर बाद एटमॉस्फेयर लाइफ के ओरिजिन के लिए फेवरेबल हुई, और पहली लाइफ जो थी वो वाटर के अंदर अपीयर्ड हुई थी, प्रिमिटिव ओशियंस इसलिए उसको बोलते हैं पहली लाइफ, ऐसा माना गया केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी के। तो वाटर बहुत एसेंशियल है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। तो एक मीडियम प्रोवाइड करता है वाटर जो है। आप जानते हैं मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो लाइफ ऑन मून। यस सर। क्योंकि मून पे वाटर नहीं है। लेकिन 2008-9 की बात है शायद, वाटर को डिस्कवर किया गया मून की सरफेस पे। किसने किया था सर? उसके पैचेस किसने किया था बच्चों? इंडिया ने किया था। चंद्रयान-1 वेरी गुड, चंद्रयान-1 वेरी गुड। ये शायद 2008 या 9 की बात है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि 8 था या 9 था, तो वो आप करेक्ट कर लेना। चंद्रयान-2 मून की सरफेस पे कहते थे कि लाइफ नहीं है, लेकिन भारत ने बताया, इंडिया ने बताया कि भाई पानी है सरफेस पे, लेकिन एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम। फिर चंद्रयान-2 जिसको हम दूसरी सरफेस पे लैंड करा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो लैंडिंग में फेल हुआ, नहीं तो शायद और नई चीजें निकल के आती। अब हम पहली सरफेस पे हम गए थे, एक तरफ हम गए थे तो हमने पानी देखा था, दूसरी तरफ हम जाते तो हमें रॉक्स के बारे में पता चलता कि किस तरह की हैं, क्या वहां पे भी पानी है या नहीं है उन सरफेसेस पे। अभी हम दूसरी सरफेस पे जा रहे थे जो चंद्रयान-2 था, लेकिन सुपर सून वो प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट होगा शायद। वी विश कि इस बार वो प्रोजेक्ट जो होगा वो डार्क साइड मून की सही होगा। हो चुका है शायद 2023 में सर। हाँ 2022-23 में लॉन्च करेंगे बेटा उसको, वापस से उस पे काम कर रहे हैं। 10 साल का टाइम इसलिए लगा बेटा, जो लास्ट टाइम फेल हुआ था चंद्रयान-2, क्योंकि वो पहली बार था कि दूसरी सरफेस, अब तो हमें पता है ना कि वहां तक कैसे पहुंचना है, तो वो आसान है। इसलिए 2022-23 में वो जल्दी प्रोजेक्ट पूरा होके वो जल्दी से लॉन्च करेंगे वो लोग। तो मतलब थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को लेबोरेटरी में प्रूफ करके बताया गया कि केमिकल्स से बने हैं हम लोग। बच्चों सेल बायोलॉजी में आप भी तो ये पढ़ते हो, बॉडी में क्या है हमारी। अभी आपने डीएनए की बात की यार, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या केमिकल है, फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस,
आप हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बोल रहे हो, एडेनिन बोल रहे हो, ग्वानिन बोल रहे हो, आपस में कंपोजिशन है केमिकल से, आप सेल बोलते हो। सेल से छोटा क्या है? एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम से मिलके बने हैं हम लोग। इस पूरी दुनिया, पूरे सृष्टि जो है, पूरी यूनिवर्स जो है वो एटम से मिलके बनी है। और एटम्स में क्या है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो केमिकल कंपोजिशन है हम लिविंग्स के हमारे अंदर। अगर सबसे छोटे लेवल पे देखोगे खुद को तो डायरेक्ट सेल बोलोगे या सेल से छोटा भी कुछ है? बताओ जरा। आपकी बॉडी में आपको बनाने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं या नहीं है? अरे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाटर है। आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कंपोजिशन वाटर की है, वाटर के बाद प्रोटीन की है। यस सर। तो यानी कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, क्यों हम इसको बेस्ट थ्योरी बोल रहे हैं, यही कुछ पीछे के उसके रीजन है। सर ये काफी देर से हैंग हुआ है, चल ही नहीं रहा। वो तो टॉपिक ऐसा है कि चल सकता है वर्बली, लेकिन ये हैंग हो गया, काफी देर से चल नहीं रहा है। नहीं बचेगी एनोटेशन भी, कोई बात नहीं, अभी बहुत ज्यादा लिखा नहीं है उसमें, तो टॉपिक ऐसा थोड़ा बहुत चल जाएगा अभी। तो ये सारी चीजें बच्चों, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना आपको? अगर मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन ऐसे कुछ चीजें समझ पा रहे हो, थोड़ी सी कनेक्ट कर पा रहे हो? ऑनेस्टली बोलना यार। यस सर। थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं? सबकी आवाज नहीं आई? यस सर, मोस्टली। ठीक है। तो मतलब ये मॉडर्न थ्योरीज के अंदर हमारी आती है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, ये सारी थ्योरीज जो हैं हमें यही बताती है। ऑर्गेनिक एटॉमिक स्टेज क्या होती है, कब आई हमारी एटॉमिक स्टेज? लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बच्चों कुछ लाइटर एलिमेंट जो थे, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, दे वर प्रेजेंट इन एटॉमिक फॉर्म। हाइड्रोजन जो था वो मोस्ट एबंडेंट था। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एटॉमिक स्टेजेस थी जो हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन इज एक्टिव, मोर एक्टिव, जो सबसे ज्यादा था, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म के अंदर था। फर्स्ट फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स इनसे होने वाले वाटर, अमोनिया, क्या फॉर्मूला होता है अमोनिया का? NH3। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बेटा पहले, सबसे पहले फॉर्म्ड हुए, जो थ्योरीज हमें बताती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो होंगे अमोनिया और वाटर। तो ये थ्योरीज हैं जो हमें बताती हैं। फिर कुछ अर्ली फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फॉर्म हुए इनऑर्गेनिक के अलावा, वाटर फॉर्म्ड हुआ, हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट हो गया, तो फिर रेनिंग हो गई, और ये कई सालों तक प्रोसेस लगातार चलती रही। तो कई सालों तक जब ये बारिश लगातार होती रहेगी बेटा, तो कंडीशंस चेंज होगी। हैवी रेन की वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ, जो बहुत बड़ा हुआ था, कंडीशंस बहुत बड़ी हुई थी टेम्परेचर की, और कुछ ओशियन जो थे वो फॉर्म होने स्टार्ट हुए, जिनके अंदर हॉट वाटर जो था वो स्टोर हो गया, और रेन वाटर में कार्बन, नाइट्रोजन मिक्स होके अर्थ की सरफेस पे आया, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, और रेन वाटर के साथ कार्बन, नाइट्रोजन फॉर्म होके हमारी अर्थ की सरफेस पे आए, और उनसे मेटल और इसकी आपकी कई मेटेलिक रिएक्शंस हुई, और इनकी वजह से कई अदर कंपाउंड जो थे, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे कि CH4, मीथेन का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब ये मेटल कार्बन वाटर के साथ रिएक्ट करके उन्होंने CH4 का फॉर्मेशन किया, मीथेन का फॉर्मेशन किया। ये थ्योरीज कहती हैं हमें कि ऐसा हुआ था। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस जो थी बेटा, ये केमिकल इवोल्यूशन जो था वो आगे आया, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी सारे कंपाउंड रेन से होके हॉट वाटर ओशियन में एक्यूमुलेट हो गए थे। जब टेम्परेचर हमारा सूटेबल होना स्टार्ट हुआ, मतलब 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास, तो ये जितने भी जो कंपाउंड थे उन्होंने रिएक्ट किया एक प्रिमिटिव ओशियन में,
और फॉर्म किए गए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे ग्लिसरॉल है, जैसे फैटी एसिड्स हैं, पेंटोज शुगर की जैसे हम बात कर रहे थे, ये सभी का फॉर्मेशन हुआ। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनर्जी मिली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे, कॉस्मिक रेज से, जो वल्केनिक एरप्शंस होते हैं उनसे। उन्होंने कई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म किया, जैसे अमाइनो एसिड्स ने प्रोटीन बनाए, मोनोसैकेराइड्स ने पॉलीसैकेराइड्स बनाए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने फैटी एसिड्स लिपिड्स बनाए, न्यूक्लिक एसिड बना। कैसे बना था न्यूक्लिक एसिड? नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोज शुगर से, फॉस्फेट से, और ये सभी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे चीजें जो थी वो बननी स्टार्ट हुई। कैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। कई और थ्योरीज आई, जैसे कि स्टेनले और मिलर एक्सपेरिमेंट्स। समझ रहे हो? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। स्टेनले सिर्फ सुनते रहो, याद करने वाले सिर्फ सुनने वाली थ्योरीज यही हैं। आप पढ़ोगे भी, रीड भी करोगे, तब भी ऐसे समझोगे। स्टेनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट हुआ, तो ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से बना। फिर स्टेनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट हुआ। ओपेरॉन और हेल्डन ने जो कहा था कि जैसे यही जो मैं बात कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो ओपेरॉन और हेल्डन ने बोला कि ये जो जितनी भी जो ये ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बने, इनको इन्होंने एक नाम दिया था, हॉट डाइल्यूट सूप, ऐसे कुछ करके बोला था इन्होंने। फिर स्टेनले और मिलर दो लोग हैं। स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ओपेरॉन हेल्डन ने जो कहा था वो बोले करेक्ट और इनकरेक्ट, वो एक्सपेरिमेंट किया मिलर साहब ने। उन्होंने सारी चीजें मिला दी, हाइड्रोजन, सॉरी अमोनिया, वाटर, मीथेन, हाइड्रोजन भी मिला दी उसमें, हीट किया उनको दबा के 800 डिग्री सेल्सियस पे उन्होंने लगभग 18 से 20 दिन तक इन सबको रखा। उन्होंने बाद में देखा सब चीजों को मिला दिया, स्टीम देते रहे, हीट करते रहे, हीट करते करते स्टीम देते रहे। 800 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन सबको हीट किया। 18-20 दिन तक इन्होंने इसको अपने एक्सपेरिमेंट में रखा, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहे। रेड कलर का मिक्सचर मिला। रेड मिक्सचर में सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड मिला, कई लैक्टिक एसिड थे उसमें, कई एस्पार्टिक एसिड थे, कई एसिडिक एसिड थे। ये स्टेनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट था। हम बोल रहे हैं ना कि मीथेन पहले था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, वाटर था, इन्होंने सबको मिला दिया एक्सपेरिमेंट के लिए। पहले हीट थी ना बहुत ज्यादा अर्थ में, पहले हीट कर दी, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले गए, मिक्सचर तैयार हो गया रेड कलर का। उस रेड कलर के मिक्सचर में सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड देखने को मिले, जो कि एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अर्थ की अर्ली एटमॉस्फेयर में कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट थे? तो मिलर ने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग की जाएगा। तो मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई उसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन। तो मिलर साहब ने उसको मंजूरी दी, ठीक है हम मानते हैं कि ऐसा हुआ, मतलब रिलेट किया उन्होंने। स्टेनले और मिलर के एक्सपेरिमेंट आप क्लास 12th में ही पढ़ते हो, उन्होंने रिलेट किया, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेट किया गया उसको। तो ये उन्होंने एक बॉइलिंग ट्यूब करके और एक कंडेंसर वगैरह लगा के सारे एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया हुआ है मिलर ने। मिलर का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हो, राइट? तो ऐसे ही करते करते बहुत सारी जो थ्योरीज हैं इसके अंदर, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की है ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स के नाम से, वो ओपेरॉन और हेल्डन की थ्योरी का ही एक पार्ट है। उन्होंने भी फिर आगे कई और भी थ्योरीज दी, फॉर्मेशन हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने,
माइक्रोमोलिक्यूल्स तो बन ही गए थे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशंस की फिर वो बातें, प्रोटोबायोन्ट्स जिसको हम बोलते हैं, जानते हैं प्रोटोबायोन्ट्स क्या होते हैं, या प्रोटोसेल्स किसे बोलते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी से रिलेट करता है कि हाउ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कंपाउंड फॉर्म इनटू लाइफ। जैसे कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना, प्रोटीन तो बन गया, बट दिस इज नॉट रियल प्रोटीन बिकॉज अमाइनो एसिड फॉर्म प्रोटीन। वो वहां जो बना था वो विदाउट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होती है, जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में कि जब प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है, लेकिन यहाँ जो बना था वो विदाउट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के बना था। बच्चों दो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, जिन प्रोसेसेस के बाद प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के अंदर। कौन कौन सी? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। इन प्रोसेसेस के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में देखा अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन गया, लेकिन प्रोटीन तो बन गया, लेकिन इसको रियल प्रोटीन नहीं बोलते, क्योंकि अमाइनो एसिड फॉर्म जो हुआ यहाँ पे, या अमाइनो एसिड जो फॉर्म किया प्रोटीन को, वो विदाउट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस से फॉर्म किया। न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटिक एसिड बन तो गया, लेकिन वो रियल नहीं था, क्योंकि वहां पर रेप्लिकेशन की पावर नहीं थी, वहां पर रेप्लिकेशन नहीं देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आए। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है, जो बने उस टाइम पे उन थ्योरीज से, ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये ओशियन वगैरह में फ्रीली फ्लोट करने लगे इन यूवी रेज की वजह से। न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हुआ और न्यूक्लिक एसिड जो थे वो म्यूसिलेजिनस बन गए, म्यूसिलेजिनस न्यूक्लिक एसिड। और धीरे 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 आफ्टर सम टाइम मैंने स्टार्ट किया ज्वाइन करना, फॉर्म हुआ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एक प्रिमिटिव ओशियन के अंदर। फिर कुछ और अदर बायोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, मिली प्रोटीन, वो उस क्लस्टर से जुड़ने लगे। एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बना, जिनको न्यूट्रल आयन बोलते हैं। तो और चेन जुड़ती चली गई, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जुड़ गए, मेनली प्रोटीन वहां पे जुड़ा। और मिलर को भी जनरली, बिकॉज मिलर को भी एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड ही मिला था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में इसकी अमाउंट, प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा थी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो थे, इन्हीं से हमें आगे जाके पता लगा कि भाई पहली लाइफ कहाँ पे मिली होगी, जैसे माना गया प्रिमिटिव जो पहली थी वो ओशियन के अंदर। यानी पूरा एक्सप्लेनेशन सर केमिकल नॉन लिविंग से लिविंग में। करेक्ट, ऐसी तो स्टार्ट हुई ना। और नॉन लिविंग थिंग्स तो सपोर्ट करती हैं। आप खुद सोचिए, फूड के बनने में ही नॉन लिविंग थिंग्स कितना अपना रोल प्ले करती हैं। विदाउट सॉइल, विदाउट लाइट, हम डायरेक्टली उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हम उसके बिना भी नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस सर। तो फॉर लाइफ टू नेसेसरी थिंग्स आर कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन्स और इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस, जिसको आप न्यूक्लिक एसिड बोलते हो, ये बहुत जरूरी है। यस सर। सर इन्हीं से अगर हम यही बचा लें सर बहुत सारी वो हम माइथोलॉजी या सर मिथोलॉजी सर उनमें है सर कि डीएनए उन्होंने सिक्योर कर लिए कि बाद में जाके उससे क्रिएट करेंगे बीइंग। सर ऐसा भी था? बिल्कुल। तो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी, और जिनको आप पढ़ते हैं इनके अंदर थ्योरीज हैं। फिर उसके अंदर लेमार्क की थ्योरी है, और ऑक्सीजन इवोल्यूशन है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ,
यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन मोड्स ऑफ इवोल्यूशन कैसे हुआ, हेटेरोट्रॉप्स हैं, कीमोटोट्रॉप्स हैं, फोटोट्रॉप्स हैं, काफी सारी थ्योरीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे आसपास। यस सर, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते तो पर उनके कुछ सेंस भी बनना चाहिए, इसलिए हैं वो। करेक्ट, लेकिन सभी ध्यान रखना, सभी अप्लाई नहीं होते, आप सभी अप्लाई नहीं करते। यस सर। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो और भी अपना रोल प्ले करती हैं, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, लैमार्क की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है प्रोफेसर डार्विन की, वो तो काफ़ी अच्छी है। डार्विन साहब की जो थ्योरी है वो तो खैर अप्लाई होती है, वो तो सही थ्योरी है बिल्कुल एकदम। सर फिर तो वो प्रिंसिपल हो गया ना सर, अगर पूरी तरह से प्रूव्ड है। प्रूव्ड है, प्रिंसिपल भी मानते हैं उसको। ओके सर। हाँ, तो लमार्क की थी जैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को लेके लमार्किज्म, तो उन थ्योरीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी थ्योरीज हैं जिनको आप एक बार क्विक रिवीजन की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन इन द सेंस कि जो भी आप लोगों की बुकलेट्स में है एक बार को थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को छोड़ के, मतलब जो हमने रफली बात की, जैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, जैसे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, प्लैनेट अर्थ हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो मैंने आपको बताया रफली, केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी है जो अभी हमने बात की, हाई टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर कैसे आया, फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये सारी थ्योरीज को जस्ट आप उसको बिल्कुल ऐसे, कोई ऐसे नहीं कि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आप उस तरीके से पढ़, नहीं, बिल्कुल एकदम फ्री होके जो हाँ इंटरेस्ट, जैसे मैंने बातें आपको बताई हैं वही सारी चीजें आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी। यस सर। सर आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो सर? हिंदी वाले सर कभी नहीं चलता सर, ये भी नहीं चल रहा। आज के बाद नहीं होगा बेटा, ये डेल का है यहाँ पे आज पता नहीं मेरे को का भी नहीं चलता है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है उसमें। और ये देखो अभी भी आप लोगों को शायद कर्सर एक घूमता हुआ दिख ही रहा होगा ना सर? यस सर उनके में ये होता है सर, उड़ जाता है सर जो लिखा हुआ है। वो अभी मैं मनीष सर से यही डिस्कस कर रहा था, तो आज के बाद इस पे तो नहीं लूंगा मैं सेशन आप लोगों का। सर आपने सर उसी के लिए ना सर जो हाँ वही है बेटा, वही है अभी। सर जो लिखा है सर सब डिलीट हो जाएगा अब। कोई बात नहीं, आज हमने सिर्फ सुना है, आज ये फिलॉसफी की क्लास जाती थी रादर देन बायोलॉजी की, तो आप बाय चांस फिलॉसफी की क्लास ले लिया आज हमने। बाय चांस आपने फिलॉसफी की क्लास ले ली, तो बेटा इसमें ना वैसे जूलॉजी लिखा था बाहर, जूलॉजी लिखा था बाहर। यस सर क्लास वाले उसमें। और अच्छा। और सर वो भी कह रहे थे कि कैल्विन ऐप में होगी है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा हम एक काम करेंगे, कोशिश करूंगा कि एक क्लास आप लोगों की और सैटरडे और संडे में कुछ अरेंज अगर हो जाए तो मजा आ जाए। क्या बोलते हो? छुट्टी है सबकी? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वैसे? तो मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास हम लोग सैटरडे संडे में कुछ अरेंज करें। सर हाँ बेटा बोलो। सर क्वेश्चन पूछ। हाँ पूछो ना सर। जो मेल ग्रास होपर में सर जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो सर क्या होता है? क्रोमोसोम का सेट? यस सर। सेट इन द सेंस कि आप प्लॉइडी के बारे में पूछ रहे हो? पहले भी तो प्लॉइडी पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? हम इस पे लिख तो सकता नहीं। जैसे हम देखते हैं हमारे अंदर, जैसे हम बोलते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है? तो हम हमारे अंदर जैसे कि ह्यूमंस में हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल में दोनों में प्लॉइडी सेम होती है, होती नहीं होती? लेकिन जब हम कई इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ प्लॉइडी जो है वो बदल जाती है। जानते हैं प्लॉइडी का मतलब? N और 2N जैसे हम बोलते हैं ना, N क्या हो गया? हैप्लॉइड। यस सर। 2N क्या हो गया? डिप्लॉइड। ठीक है? तो प्लॉइडी जब हम इसके अंदर देखते हैं तो मेल्स में हमें 23 क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, जबकि फीमेल्स में एक बड़ी हुई हमें मिलती है। टोटल जब हम देखते हैं ना, टोटल उसका तो 23। सेट या फिर सिर्फ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम, सिर्फ क्रोमोसोम। फिर मेल ग्रासहॉपर में पेयर कैसे बनता है? पेयर नहीं बनता ना, 23 है, तभी तो मैंने प्लॉइडी वर्ड से स्टार्ट किया। वहां प्लॉइडी देखते हैं फीमेल्स में, समझे? फीमेल में कितने होते हैं? 24। फीमेल में 24, 2N। बेटा मेल में आपको अगर याद हो, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैं लिख भी तो नहीं सकता। नहीं
जैद जब हमने पढ़ा था ग्रास ऑपर्स में, तो हमने बोला नहीं था कि जो मेल रिप्रेजेंट करता है वो XX और X0 रिप्रेजेंट करता है, मतलब X0 बोला था ना हमने, X0 XO करके लिखा था, याद है? यस सर, यस सर। तो वो इसलिए बेटा 23 है वहां पे। और लेकिन जब आप उसमें देख रहे थे फीमेल में तो XX करके लिख रहे थे, यस सर। तो इसलिए वहां पे 2N वो 24 देखने को मिलता है वो भी 2N, ठीक है, ध्यान रखना। तो लेकिन वो 2N 23 है, वो 2N 24 है, समझे? यस सर। सर इसमें एक्स या XY उनमें से कौन सा होता है? X में मतलब X0 सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है बेटा, इसके अंदर 2 कॉपीज होती हैं, जो आपके सेक्स क्रोमोसोम XX हो गए, बट मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम। O जो होता है ना वो डिनोट कर रहे हैं आपका एब्सेंस है वहां पे सेकंड सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है? सेक्स कैसे डिटरमिन करता है ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वहां पे जीन्स डिटरमिन करती है पर्टिकुलर, ठीक है? जनरली जब आप इंसेक्ट्स को देखते हो तो इंसेक्ट्स में आपको यही टाइप देखने को मिलता है, जैसे बर्ड्स है। अब बर्ड्स में आपने कैसे देखा था? ZW देखा था, ZW सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम देखा था बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में हम ऐसे बोलते हैं, कुछ इंसेक्ट्स में भी होता है ऐसा ही। तो रिवर्स है, ऐसा समझो कि जो XY सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ना वो यहाँ पे रिवर्स है, ZW सिस्टम। फीमेल जो होती है इनकी, उनके पास 2 डिफरेंट काइंड के क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको हम ZW बोलते हैं जब हम बात करते हैं बर्ड्स के अंदर। और मेल्स में हमारे 2 सेट होते हैं बेटा, इनको हम कैसे बोलते हैं? होमोलोगस और हेट्रोलोगस सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसे में आपका जो ZZ और ZW बना, तो ZZ बन गया होमोलोगस सेट ऑफ क्रोमोसोम और ZW बन गया हेट्रोलोगस, समझे? यस सर। और इन्हीं से फिर हम वो स्प्लॉइडी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम डिप्लॉइड है, हमारी प्लॉइडी जो हो गई वो डिप्लॉइड हो गई नहीं हो गई, क्योंकि हम क्या बोलते हैं 23 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 2N से। यस सर। 23 को 2N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 23N रिप्रेजेंट करता है N को और इंटू 2, तो यानी कि टोटल 46 हो गए यहाँ पे, राइट? यस सर। हाँ, तो अब आप बताओ मुझे इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर कितने बोलोगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल ग्रासहोपर में 23 बोलोगे? यस सर। यस सर। करेक्ट, ठीक है। तो ये है भाई, राइट? तो इन थ्योरीज को यार आप लोग देखिएगा एक बार, ठीक है? इसको एक बार रीड आउट करना, फिर आगे के इसकी हम लोग बात करेंगे। सर फिर अभी जो आधा घंटा बचा है सर वो और बताओ क्या पढ़ोगे? सर पढ़ तो लेंगे सर हम। सर आप थ्योरी बता सकते हो सर? अभी ये उड़ेगा सर जो आपने लिखा हुआ सब। अरे 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 सर वो लैपटॉप में है ऐसा सर। आप एक काम करो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो सर। वैसे लेक्चर रिकॉर्डेड है सर, सब दिख कोई गया। प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। सर पर अब जो आपने लिखे सर आपको नहीं मिलेगा, आपको भी देखनी पड़ेगी। लेकिन आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? यस सर। सर हमारे पास दोनों चांस हैं। हाँ हाँ तुम्हारे पास समझिए सर। वैसे तो उड़ गई, अब गया जो लिखा। हाँ ये एक्चुअली बैक भी नहीं हो रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सर। सर मैथ वाले सर के साथ सर 2 क्लासेस से सेम चीज हो रही है सर। जो लिखते हैं सर इतनी मुश्किल से सब सर अच्छा। बिल्कुल आखिर के टाइम में ऐसा हो जाता है, लैग करता है और सब फिर सब उड़ जाता है। ये चीज सर ने नहीं बताई मुझे। सर हमसे पूछनी चाहिए थी आपको। चलो कोई नहीं, चलो इसको करेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, इसको हम स्टार्ट करेंगे बेटा आगे से कुछ और। मैं स्टार्ट करूंगा लेमार्क की और डार्विन की थ्योरी के साथ। यस सर। और कुछ जो चीजें आप लोगों की एनसीईआरटी में है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। मेंटी अभी नहीं, पहले इसको कंप्लीट करेंगे जैद, मेंटी बाद में बेटा, पहले इसको कंप्लीट करना है चैप्टर को, ठीक है? इवोल्यूशन वाला हमारा पार्ट बच रहा है, फिर हम आर एनवायरमेंट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इनहेरिटेंस की थ्योरी जो लेमार्क ने दी थी, और उसके बाद हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में, ठीक है?
यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली Thank you, sir. थोड़ा सा सेशन ऐसे ही रहा। थैंक यू सर। सर वैसे थी इतनी। अच्छा ठीक है, नहीं रिमार्क्स की अभी बची है बेटा, बात करेंगे आगे। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाय सर। सर। गुड इवनिंग सर, थैंक बाय यू सर। सर। Bye, sir. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन।